तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है हमारी मेन लीड की किसिंग सीन से, जहाँ वो दोनों बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो रहे होते हैं। वहाँ पर हमारी हीरोइन कहती है कि तुम्हें आज फाइनली मैंने पा ही लिया। जहाँ पर हमें वो एक फ्लैशबैक में समझाती है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। पिछले 4 साल से उसने वो सारी चीज़ें जिसे इंटरेस्ट है हमारे हीरो को, वो सारी छानबीन करी। ऐसी लड़की बनी वो जो उसके हीरो को पसंद हो। हीरो के मुताबिक ही आज वो इस मुकाम पे पहुंची है, पर उसके लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसके रिवेंज के लिए। ये सब वो जो भी कुछ कर रही होती है वो सिर्फ अपनी बहन के लिए कर रही होती है। जहाँ ये हमें स्टोरी बताते, साथ ही हमें पता चलता है कि उसकी बहन का कुछ हादसा हो गया था जिसकी वजह से वो छोड़ के चली गई थी। वहीं पर अब हमारे हीरो और न्यूज़ चैनल में एक न्यूज़ आती है कि बहुत बड़े एक ब्रॉच का जो हमारा ऑक्शन होता है वो चल रहा रहता है, जहाँ पर हमारे हीरो की बहुत दमदार एंट्री होती है। बिकॉज वहाँ पर सिटी में सबसे मोस्ट रिचेस्ट सीईओ और यंगेस्ट सीईओ का उन्हें टाइटल मिलता है, जहाँ पर वो भी उस ब्रोच के ऑक्शन के लिए आए होते हैं। सभी वहाँ पे बड़ी बड़ी हस्तियाँ उस एक ब्रोच को ऑक्शन में खरीदने के इससे आए रहते हैं, जहाँ ब्रोच की कीमत ही शुरुआत होती है 20 मिलियन से। अब एक एक करके 20 मिलियन के 40 मिलियन भी हो जाते हैं, पर जहाँ पर हमारा हीरो कुछ भी बेट नहीं लगाता, सिर्फ सही मौके का इंतजार करते हुए हमें दिखाई देता है। जिसने भी बिड के लिए ऑक्शन में ब्रूच के लिए हाथ उठाया है, वो एक एक करके उसका जो डार्क सीक्रेट है वो बताते हैं, जिसकी वजह से सब लोग बैकआउट हो जाते हैं और जो ब्रोच है वो फाइनली हमारे हीरो को मिल जाती है। अब ब्रोच का ऑक्शन खत्म होने के बाद एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस होती है, जहाँ पर हमारी हीरोइन आती है और वायलिन प्ले करने की कोशिश करती है। जहाँ पर हमारा हीरो सोचता है कि हमेशा का यही नाटक है, किसी वायलिनिस्ट को बुला लेंगे और ऑक्शन के बाद हमारा टाइम वेस्ट करेंगे। वो भी यहाँ तक इसीलिए आई होगी क्योंकि वो सुंदर होगी, क्योंकि टैलेंट की तो इधर किसी को कदर ही नहीं है। वो आंखें बंद कर लेता है, उसे बहुत अच्छी धुन सुनाई आती है, जिसके बाद आंखें खोलकर वो भी उससे मोहित हो जाता है। जहाँ पर हमारी हीरोइन कहती है कि ठीक है, आपने मुझे इसीलिए प्राइवेट में बुलाया है ना, कि ताकि आप मेरी धुन सुन सको। जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन बहुत ही ज़्यादा उसे सीड्यूस करने में लगी हुई रहती है। हमारे हीरो को तो ये अंदाज़ा ही नहीं होता है कि वो आखिर उसे सीड्यूस क्यों कर रही है, बल्कि वो भी उसके जाल में फंस जाता है। जहाँ पर वो लोग एक बहुत ही रोमांटिक नाइट भी स्पेंड करते हैं, जहाँ पर हीरो कहता है कि ये तुमने मांगा था इसीलिए दे रहा हूँ। जहाँ पर हमारी हीरोइन कहती है कि दीदी, ये सिर्फ मैं आपके लिए कर रही हूँ, आपकी वजह से मैं आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ। ये जो दर्द मुझे हो रहा है ना, ये मुझे एहसास दिलाएगा कि आप किस दर्द से गुजरी थी, और मैं आपको जस्टिस दिलाने के लिए एक कदम आगे बढ़ चुकी हूँ। जहाँ पर हमारे हीरो की सुबह सुबह नींद खुलती है और वो बेड पर देखता है तो उसे एक रेड स्टेन दिखाई देता है, जहाँ वो समझ जाता है कि ये इसका फर्स्ट टाइम था। पर हमारी हीरोइन ऐसे ट्रिक्स खेलती है और कहती है कि बस एक नाइट की तो बात थी, वैसे भी तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मिल गया और मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया। अब मैं सेटिस्फाई हो चुकी हूँ, तो अब तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। बट हमारा हीरो कहता है कि ऐसी ट्रिक्स तुम नहीं खेलो मेरे साथ तो अच्छा होगा। जहाँ पर रिवेंज लेने के लिए हमारी हीरोइन प्लान बनाती है। पहले तो उसकी सिस्टर साथ जिन जिन लोगों ने गलत किया होता है उसकी एक लंबी सी वो लिस्ट बनाती है। वहीं पर हमारे हीरो को कहीं से पता चल जाता है, वो हीरोइन के बैकग्राउंड की तरफ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। जहाँ पर उसका बहुत सर दुखता है तो वो गोली ले लेता है, और वहाँ दूसरी तरफ ही पेन ड्राइव में इंसर्ट करके हमारी हीरोइन जो है वो जल्दी से नंबर्स निकालती है, और वो नंबर्स निकालते साथ ही वो कहती है कि जिसने भी मेरे बहन के साथ गलत किया उन सबको सज़ा मैं दिला के रहूँगी। अगले दिन की बात है जब हमारी हीरोइन लगेज के साथ अपने घर चली आती है, पर घर में आने के बाद उसके जो सो कॉल्ड स्टेप पेरेंट्स रहते हैं उन्होंने उसकी शादी कहीं और ही तय कर दी रहती है, और इसके बदले में उन्हें घूस भी मिली होती है 50 मिलियन की। जहाँ पर हमारी हीरोइन मना कर देती है तो वहाँ पर सब लोग कहते हैं कि तुम्हें तो थोड़ा सा लगना चाहिए कि इतनी बड़ी मिसलीन फैमिली तुम्हें अपने घर की बहू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वरना तुम जैसी जो अडॉप्टेड लड़की हो उसे तो वेल्दी खानदान मिलेगा ही नहीं ना। जहाँ पर हमारी हीरोइन कहती है कि अगर इतना ही है तो आपकी बेटी को बोल दो। जहाँ पर उसकी स्टेप मदर कहती है कि इतने सारे पैसे हम पहले ही ले चुके हैं, अभी अगर तुम मना भी करती हो तब भी तुम्हें ज़बरदस्ती तो हम बिठा कर ही रहेंगे। जहाँ पर वो एक कदम बाहर लेने की कोशिश करती है तो वहाँ पे कुछ गार्ड्स रोक कर कहते हैं कि अगर तुम यहाँ से गई तो तुम्हें ये पेपर साइन करना पड़ेगा, जो भी तुम्हें अभी तक तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे नाम पर है, वो सब का सब हमारे नाम पे करना पड़ेगा और रिश्ता भी तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद ही तुम यहाँ से हमें छोड़कर जा सकती हो। जहाँ पर उसकी स्टेप मदर काउंटिंग करने लग जाती है 3 तक कि तभी
हमारी हीरोइन जो है वो कहती है कि ठीक है, मान लिया मैंने। जहाँ पर वो जल्दी से एक बुके अपने सिस्टर के ग्रेव के पास रख आकर कहती है कि आप टेंशन मत लो दीदी, आपके साथ जिसने भी गलत किया एक एक करके वो इंतकाम जो है मैं लूँगी। वहीं पर पीछे से अब दूसरी तरफ हमारा हीरो भी आकर वो बुके रख कर कहता है कि लगता है तुम्हारे जो रिलेटिव्स हैं उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि तुम यहाँ हो, शायद इसीलिए वो तुम्हें फ्लावर्स दे रहे हैं। जहाँ पर अब उन्हें डाउट हो जाता है कि ये फ्लावर्स है किसने दिए, पर ज़्यादा वो ध्यान नहीं देता। अगली बार हम देखते हैं कि हमारी जो हीरोइन है उसकी डेट आ जाती है वेडिंग की, जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देती है, पर सब लोग उसे कहते हैं कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्माइल करना और मेरे तरफ देखकर भी स्माइल ही करना। किसी को भी ये नहीं लगना चाहिए कि तुम यहाँ पर तुम्हारे हिस्से नहीं बल्कि हमारे हिस्से बैठी हो। फाइनली हमें पता चलता है जिस लीन से वो शादी करने वाली होती है वो तो व्हील चेयर पर होता है। वहीं पर हमारे हीरो की एंट्री हो जाती है और हीरो की एंट्री होते साथ ही हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन जो है वो देखकर कहती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। और वहाँ पर जल्दी से हमारा जो हीरो है वो हीरोइन को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। अब मिस्टर लीन उसका हाथ पकड़ के कहता है कि तुम ऐसे नहीं ले जा सकते, ये मेरी ब्राइड है, मेरी होने वाली वाइफ है। जहाँ पर हमारा हीरो कहता है कि तुम व्हीलचेयर पे थे तो उठ नहीं सकते, तुम क्या ही इसका ख्याल रखोगे, तुम पहले उठ जाओ उसके बाद हम देखेंगे। जल्दी से वो हमारी हीरोइन को अपने कंधे पे उठाकर वहाँ से लेके चला जाता है। मिस्टर लीन कुछ भी नहीं करते, वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो नीचे गिर जाते हैं। जहाँ दूसरी तरफ हमारी हीरोइन कहती है कि तुमने मुझे यहाँ सिर्फ 1 नाइट के लिए लाया है ना, लगता है तुम मुझसे कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गए हो, क्या एक रात ही तो बिताई थी, उसमें इतना क्या है। जहाँ पर हमारा हीरो बोलता है कि ये ट्रिक्स जो तुम खेलने की कोशिश कर रही हो ना, इसे रोक दो, मुझे आधी सच्चाई तो तुम्हारे बारे में पता चली गई है, अब पूरी सच्चाई पता चलने के लिए ज़्यादा देर नहीं लगेगी, बस बताओ कि आखिर तुम क्या करना चाहती हो। वहाँ पर ही वो जल्दी से उसे थप्पड़ मार देती है क्योंकि जो उसने बोला होता है बहुत गलत बोला होता है, पर वो तब भी उसे किस करने की कोशिश करता है। जब ये सब हो जाने के बाद हम देखते हैं कि उसे एक फ्लैशबैक बहुत ज़्यादा सताता है। वो फ्लैशबैक में एक नाइटमेयर होता है जिससे वो अभी तक भागते हुए आया है। अब वो जैसे ही आंखें खोलता है उसे सबसे पहले हमारी हीरोइन दिखती है। हीरोइन उसे एक पानी का गिलास ऑफर करते हुए कहती है कि बुरा सपना था ना, कोई नहीं, तुम मुझे अपने सपने के बारे में बता सकते हो, मैं ये सुनने के लिए भी तैयार हूँ। जहाँ पर हमारा हीरो कहता है कि तुम्हें ये सब क्या कैसे पता और ये गोलियाँ कैसे पता, तो हमारी हीरोइन कहती है कि ये नाइटमेयर्स मुझे भी आते थे और ये स्लीपिंग प्रॉब्लम मुझे भी थी, इसलिए मैं ये गोलियाँ जो है वो खाती थी। जहाँ पर वो उसके खाने में ब्रेकफास्ट में कुछ मिलाती है, वहीं पर उसका फ़ोन हीरो के बाजू में होता है तो वो उसे उठाने चला जाता है, तो हमारी हीरोइन देखकर काम बीच में छोड़कर जल्दी से भागकर वो फ़ोन को खींचने चली जाती है, ये बोलकर कि शायद मैंने नाम गलत इससे सेव कर लिया होगा, ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अब ये सब जो डाउट्स है वो हमारे हीरो को होता है। हमारा हीरो उसके रूम में बैठकर सीसीटीवी कैमरे से सब नोटिस कर रहा होता है कि हमारी हीरोइन क्या कर रही होती है, जिसके बाद हमारी हीरोइन का एक एक अपडेट उसका जो सेक्रेटरी रहता है वो देता है। वो सेक्रेटरी को उसने ये काम पे लगाया होता है कि वो देखे कि हमारी हीरोइन कहाँ जाती है, किससे बात करती है और क्या क्या प्लानिंग कर रही है। जहाँ हमारी हीरोइन एक्टिंग की प्रैक्टिस करती हुई दिखाई देती है वॉशरूम के मिरर में, जैसे वो स्माइल करती है, वो बात करती है, जहाँ हीरो को समझ आ जाता है कि ये एक्सप्रेशंस तो वही है जो उसने मेरे सामने दिए थे। अब उसे पता चल जाता है कि ये एक्टिंग में भी बहुत माहिर है, जिसके बाद वो जल्दी से पूरा बायोडाटा इसके बारे में निकलवाने के लिए कहता है और कहता है कि अगर एक भी गलती हुई तो तुम लोगों को मुझसे बुरा कोई नहीं दिखेगा। एक एक डिटेल्स अच्छे से छान मारो कि ये कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है और इसका आगे का क्या प्लान है। अब ये सब बातें जानने के बाद ही वो डिसाइड करेगा कि क्या हो रहा है। उस दिन वो जल्दी ऑफिस से घर चला गया, जहाँ पर हमारी हीरोइन अभी भी वायलिन की प्रैक्टिस कर रही होती है। वो देखते कहती है कि अरे तुम तो बहुत ज़्यादा जल्दी आ गए, आज ऑफिस में तो तुम्हें काम था ना। वहाँ पर हीरो कहता है कि हाँ, बस मुझे तुम्हारी म्यूज़िक की याद आ गई और मुझे ये म्यूज़िक मेलोडी सुनने की बहुत इच्छा हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना डायरेक्ट तुमसे ही आके मैं मिल के बात कर लूँ और ये भी सुन लूँ। अब ये वो बहाना तो दे देता है, जहाँ पर सिक्योरिटी ने भी अच्छा अपना काम किया होता है। वो अब उसकी सिस्टर के ग्रेवयार्ड के पास जाकर रुकता है चुपके से, जहाँ उसे हमारी हीरोइन दिखती है। अब शाम के डिनर के वक्त देखते हैं कि हमारा हीरो हमारी हीरोइन के जो स्टेप पेरेंट्स रहते हैं उनके साथ डिनर पे जाता है। अब डिनर पे जाने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि जो भी हमारी हीरोइन के बारे में मिल सके जानकारी वो जानने का। जहाँ उसे पता चलता है, उसकी स्टेप मदर कहती है कि वो तो बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारती थी, उसके फादर बहुत ज़्यादा ड्रंक करते थे और गैम्बलिंग करते थे, जिसके वजह से उनकी कंपनी भी थोड़ी सी लॉस में चल रही थी और जिसके वजह से उनकी सडन वो छोड़कर चले गए।
जहाँ पर हमारी हीरोइन की बात की जाए तो वो तो बचपन से ही बहुत ज़्यादा शैतानी थी, बहुत ज़्यादा खुराफाती थी। हाँ, उसकी एक बड़ी बहन भी थी, पर वो भी अचानक से कैसे गायब हो गई, उसके साथ क्या हुआ, ये कभी हमें पता ही नहीं चला। दोनों ही बहनें बहुत ज़्यादा शातिर थी। बड़ी बहन तो चलो थोड़ा-सा समझदार थी, थोड़ी नाज़ुक थी, पर ये वाली तो हमेशा बस मुसीबत ही खड़ी करती है। जहाँ पर हमारा हीरो कहता है कि इन लोगों को पैसे देकर अपना मुँह बंद रखने के लिए कहो और आइंदा से ये लोग कभी भी मुझे या मेरी होने वाली के साथ दिखना नहीं चाहिए। जहाँ पर अब फाइनली दूसरी तरफ हमारी हीरोइन डायरी पढ़ रही होती है कि डायरी में सब एक-एक शब्द लिखे होते हैं। हाँ, वो प्रॉमिस करती है कि दीदी कंपनी की और अगर कोई डायरेक्टर या चीफ डायरेक्टर बनेगा तो वो मैं ही बनूँगी, क्योंकि वो हमारे फादर की कंपनी है। किसी को भी अपना राइट्स हमारा राइट्स छीनने नहीं दूँगी। अगली सुबह ब्रेकफ़ास्ट के वक़्त सब दोनों ही बैठे रहते हैं कि तभी हमारी हीरोइन ये बात छेड़ देती है कि कंपनी के लिए न्यू डायरेक्टर जो है, वाइस डायरेक्टर वो ढूँढा जा रहा है ना, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं ही अप्लाई कर लूँ। जहाँ पर हीरो कहता है कि हाँ, अगर तुम यही चाहती हो तो तुम अप्लाई कर सकती हो। म्यूजिक का प्रैक्टिस करने के बाद वो अब उस रूम से बाहर निकलने वाली होती है कि तभी उसका विक्टिम नंबर 1 आ जाता है। ये वही रहता है जिसने हमेशा से इसकी बड़ी बहन को फोर्स किया होता है, अगर तुम्हें स्टार बनना है तो तुम्हें मेरे साथ नाइट स्पेंड करनी पड़ेगी। जहाँ पर वो आते साथ ही कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हारे जैसी लड़की तो हर इधर होना चाहिए। जिसके बाद वो लोग एक डेट पे चले जाते हैं, एक नाइट पर, जहाँ पर वो सिंगिंग कर रहा होता है और वहाँ पर पीछे से ही ये सब फुटेज जो सीसीटीवी की है वो हमारा हीरो और उसका सेक्रेटरी देख रहा होता है। जहाँ पर वो सेक्रेटरी कहता है कि देखा, इसने अपना काम शुरू कर दिया, पहला निशाना तो इसने बना ही लिया है और ये निशाना चूकना नहीं चाहिए। जाओ जाकर उस पर नज़र रखो और अगर उसे हेल्प की ज़रूरत पड़े तो सबसे पहले तुम ही वहाँ पर भागना। दूसरी तरफ वो जो इंसान होता है वो हमारे हीरोइन से थोड़ा टची होने की कोशिश करता है, जहाँ वो बताता है कि तुम्हारे जैसे आर्टिस्ट तो बहुत सारे आते हैं और तुम्हें अगर प्रेसिडेंट की भी पोस्ट चाहिए है तो तुम्हें मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। तुम्हारी भले ही तुम में टैलेंट हो पर तब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत तो बिल्कुल भी पड़ेगी। अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो तभी मैं तुम्हारी मदद करूँगा, क्योंकि तुम्हें मेरे साथ एक नाइट स्पेंड करनी पड़ेगी। अब बातों ही बातों में वो ये भी कह देता है कि ऐसी बहुत सारी लड़कियां आती है पर मेरे वजह से ही वो लोग स्टार बन पाई है। जहाँ पर ये सारी बातें हमारा हीरो भी सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली वो सब ये कन्फेस कर रहा है। जहाँ पर हमारी हीरोइन बड़ी चालाकी से उसकी बहन का नाम निकालती है तो वो कहता है कि वो लड़की तो बहुत ज़्यादा नेव थी, उसे तो कुछ बहुत इनोसेंट थी, उसे कुछ समझ नहीं था, कुछ नहीं था, पर तुम्हें तो समझ है। अब वो उसका ध्यान भटकाते साथ ही जल्दी से वो रिकॉर्डर ऑफ कर लेती है और जल्दी से ऐसा प्रिटेंड करती जैसे घर का कॉल है कि उसके फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। ये बात बोलते साथ ही वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है और हमारे परफॉर्मेंस की बात आती है तो वहाँ पर वो इंसान उससे कहता है कि तुम्हें पोस्ट तुम्हारी परफॉर्मेंस के ऊपर मिलेगी, जिस तरह से तुम्हारा परफॉर्मेंस रहेगा उस तरफ से ही मैं कुछ बोल पाऊँगा। वो बहुत चालाकी से वहाँ पर निकल जाती है। ये न्यूज़ हमारे हीरो को भी मिलती है। हीरो सेक्रेटरी कहता है कि इतना प्रूफ तो काफ़ी होगा ना उसे जेल में डालने के लिए, पर हमारा हीरो कहता है कि नहीं, उसने जो रिकॉर्डिंग की है ना हमारी हीरोइन ने, उससे वो सिर्फ कुछ दिन के लिए जेल जाएगा, पर हमें उसकी रेपुटेशन भी ख़राब करनी है, उसकी वाइफ को सारा डेटा भेजना है। तो वही होता है जब हमारी हीरोइन का कॉन्सर्ट का ये चालू होता है, उसी वक्त वो इंसान की वाइफ भी आती है और उसे बहुत मारती है और फाइनली उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। जहाँ पर हमारा हीरो कहता है कि तुम्हारा फर्स्ट विक्टिम तो हट गया, फिर आखिर तुम्हारा नेक्स्ट विक्टिम कौन है। जहाँ पर हमारी हीरोइन साफ मना कर देती है कि उसको तो कुछ पता ही नहीं है कि वो क्या बात कर रहा है। जहाँ पर हीरो कहता है कि प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है तुम कौन हो, तुम किसकी बहन हो और तुम क्या रिवेंज लेने आई हो। अगर तुम मुझे भी अपने प्लान में शामिल कर लो तो तुम्हारी बहन को इंसाफ मुझसे अच्छा कोई नहीं दिला पाएगा। जहाँ पर हमारी हीरोइन कहती है कि मैंने अब एक को तो रास्ते से हटा दिया, अब दूसरी है उसकी बेस्ट फ्रेंड लिन फी। जहाँ पर इसी ने मेरी बहन को उकसाया था, इसी ने मेरी बहन को एक ऐसा रास्ता दिखाया जिस रास्ते से मेरी बहन कभी वापस नहीं आ पाई। जहाँ पर दोनों भी ड्रिंक करते हुए ये डिस्कस करते हैं कि ये प्लान को कैसे फर्दर हम जाके अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए। हाँ, लिन फई अभी एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट बन चुकी है तो उसके हाथ लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जहाँ पर हमारा हीरो बताता है कि ये ऑक्शन में वो ज़रूर रहेगी, बिकॉज उसकी पेंटिंग जो है वो ऑक्शन में
आज सेल होने वाली है, तो तुम्हारे पास इससे अच्छा मौका कभी नहीं होगा और ये याद रखना, ये तुम्हारा लास्ट चांस है। अगर एक भी गलती तुमने की तो लिन फेई को ये शक हो जाएगा और उसके बाद तुम्हारा सारा प्लान जो भी हम इतने इससे कर रहे हैं वो फ्लॉप हो जाएगा। तो याद रखना, अपनी आइडेंटिटी को हमेशा छुपा के रखना, क्योंकि तुम्हारी ज़रूरत मुझे इस काम में पड़ेगी ही, क्योंकि तुम ऐसा सच सबके सामने लाओगी जिसकी वजह से लिन फेई की रेपुटेशन, उसका करियर पूरा ख़त्म हो जाएगा। जहाँ पर वो उसकी बहन डायरी में से लिन फेई की फ़ोटो निकालती है। उसे याद है उसकी बहन ने कॉल पर कहा था कि लिन फेई उससे एक ऑक्शन वाली मीटिंग में लेके जाने वाली है, जहाँ पर उसकी पेंटिंग जो है वो सोल्ड हो जाएगी बहुत जल्दी, जिसके चलते उसकी बहन इस बात में फंस गई थी। जहाँ पर हमारी हीरोइन कहती है कि मैं तुम्हें चैन से तो रहने नहीं दूंगी, मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी जिससे तुम कभी भी उभर नहीं पाओगी। अब वो ऑक्शन वाला दिन जो है वो आ जाता है, पर ऑक्शन वाले दिन के पहले ही वो सारी बुकिंग वगैरह करके रखती है और लिन फेई के बारे में थोड़ा रिसर्च करती है कि अब आने वाले इवेंट्स में कौन सी डेट मैच हो जाएगी। तब उसे पता चलता है कि वो एक ऑक्शन में जाने वाली है और उसकी डिज़ाइंस भी उसे ऑनलाइन मिलती है। अब वो ऑनलाइन डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा देखती है और फिर फ़ोन लगाती है हमारे हीरो को और कहती है कि मुझे एक जल्दी से एक ऐसा नाम दे देना और एक ऐसी वीआईपी टिकट देना जिसकी वजह से मैं उस ऑक्शन में जा सकूं, क्योंकि उस ऑक्शन में लिन फेई भी रहेगी और लिन फेई जो डिज़ाइंस बता रही है कि वो उसकी है वो भी पता चल जाएगा। फाइनली वो दिन आ जाता है, लिन फेई की बहुत सारी डिज़ाइंस वहाँ पे होती है और हमारी हीरोइन भी उस इवेंट को अटेंड करती है, जहाँ उसे लिन फेई देखती है और लिन फेई के देखते साथ ही वो थोड़ी नर्वस हो जाती है, पर तब भी वो हमारी हीरोइन को तोंग करके बुलाती है और कहती है कि पिछले बार जब हम मिले थे तो तब तुम छोटी बच्ची थी, तुम्हारे गाल भी गोबू गोबू थे, पर अभी देखो अभी तो तुम बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई। जहाँ पर हमारी हीरोइन कहती है कि बस 4 साल ही तो हुए जब तुमने मुझे आखिरी बार देखा था और वैसे भी वक्त बदल चुका है, उस वक्त कुछ और था, इस वक्त कुछ और है। जहाँ ये लोग ऐसे ही इधर उधर की बातें करने में लग जाते हैं, जहाँ पर हमारी हीरोइन तो सार्केस्टिक रिप्लाईज दे रही होती है, दूसरी तरफ लिन फेई बहुत ज़्यादा नर्वस दिखाई देती है। फाइनली ऑक्शन का समय हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग सब अपनी चेयर्स पे बैठते हैं। अब होस्ट कहती है कि ये वाली पेंटिंग हमारे आर्टिस्ट ने बहुत सोच समझ के बनाई है और इसमें बहुत सारी फीलिंग्स भी पोर करी है। हाँ, वो पेंटिंग को देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ करने लग जाते हैं कि वाओ, ये पेंटिंग कितनी ज़्यादा सुंदर है। जिस भी आर्टिस्ट ने ये बनाया है उसने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है इमोशंस। जहाँ पर एक से बढ़कर एक बिड लगाई जाती है, जैसे कोई लगाता है 25, कोई लगाता है 30 मिलियन। ऐसी बेड जब लगाते हैं तो लिन फेई जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली इसकी जो बेट है उसे वो मिलेगी बहुत अच्छे दाम में। पर उसको क्या पता कि लिन फेई की ये सारे सपने अभी चूर चूर होने वाले हैं। उधर ही पेंटिंग के मास्टर आकर कहते हैं कि ये जो पेंटिंग वो दिखा रही है वो फेक है। हाँ, लिन फेई को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लिन फेई उठते हुए कहती है कि ऐसा नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। जहाँ पर वो मास्टर कहते हैं कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि हमारे जो स्ट्रोक्स हैं, हमारे पेंसिल के स्ट्रोक्स वगैरह किस हद तक जाते हैं, किस हद तक नहीं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये पेंटिंग इसने तो नहीं ही बनाई है, और जिस भी आर्टिस्ट ने बनाई है ये पेंटिंग वो बहुत ही अच्छा कलाकार है। जहाँ लिन फेई कहता है कि आप लोग मेरी पेंटिंग को ऐसा नहीं बोल सकते, ये पेंटिंग मैंने खुद से बनाई है और आप लोगों के सामने ये मैंने खुद से ही रखी है। जहाँ पर मास्टर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें बताओ कि ये जो सारे स्ट्रोक्स हैं वो कौन से पेन से किए गए हैं। धीरे धीरे करके सब लोग जब उस पेंटिंग पे गौर फरमाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो स्ट्रोक्स हैं, जो जो डिज़ाइन इसने लगाई है, कहीं ना कहीं थोड़ी न थोड़ा गड़बड़ दिख रही है। जहाँ पर मास्टर की बातें लोग ज़्यादा अच्छे से सुनकर मान भी लेते हैं, क्योंकि वो मास्टर होते हैं, उन्हें बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। उसी वक्त हमारी हीरोइन भी कुछ कहने के लिए रहती है, पर तभी लिन फेई वो होस्ट को कहती है कि कुछ समय का हमें ब्रेक लेना चाहिए, उसके बाद ही हम आएंगे। पर वो ब्रेक होने ही नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा हीरो भी वही रहता है। हीरो ने साफ तौर पे सब हमारी हीरोइन को बता दिया रहता है कि क्या प्लानिंग करना है और कैसे लिन फेई को सबके सामने ही एक्सपोज करना है, जिसकी वजह से उसका जो ये झूठा करियर जो उसने तुम्हारी बहन के ऊपर बनाया है वो भी ख़त्म हो जाएगा। वो जल्दी से एक ईयरपीस भी उसे पहनाता है और कहता है कि जो कुछ भी होगा वो तुम मुझे बताओगी और साथ में मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग भी दूंगा। जहाँ पर फाइनली अब सीन में हमारी हीरोइन आके कहती है कि ये पेंटिंग और किसी की नहीं बल्कि मेरी बहन की है। जहाँ पर लिन फेई ये देखकर बहुत चिढ़कर कहती है कि अच्छा, तो ये सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। जहाँ पर हमारी हीरोइन कहती है कि नहीं, इसमें मेरा हाथ नहीं है, मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये पेंटिंग जो है वो मेरी बहन ने बनाई है। तुमने मेरी बहन को ऐसे ही तो निकाला ना रास्ते से, ऐसे लोगों से मिलाया, गलत लोगों से मिलाया जिन्होंने उसके साथ ही गलत किया और आज वो इस दुनिया में नहीं है।
पर ऐसा मैं मेरे साथ बिल्कुल नहीं होने दूंगी। वो तुम ही थी ना जिसने उससे पता नहीं किस किस लोगों से मिलाया था, जिसकी वजह से आज वो यहाँ पर इस दुनिया में नहीं है। ये पेंटिंग मेरी बहन ने बनाई है क्योंकि मेरी बहन बहुत अच्छी पेंटर थी। जहाँ पर अब फैन कहती है कि नहीं ये पेंटिंग मेरी है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? तो वहाँ पर हमारे हीरोइन कहती है कि मेरी सिस्टर को आदत है हमेशा पेंटिंग के ना एक साइड पर कुछ ना कुछ मार्क वो ज़रूर करती है। जैसे एक लोटस का मार्क हो गया या फ्लावर का मार्क वो ज़रूर करती है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। वो अपने इससे टॉर्च निकाल के देती है और मास्टर से कहती है कि वो पेंटिंग में एक बार चेक कर लिया जाए, क्योंकि अगर ये सिस्टर की पेंटिंग है तो ज़रूर वहाँ पे आपको कोई ना कोई रोज़ का साइन तो दिख ही जाएगा। अब लिन फेई जो है वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है क्योंकि उसे ये डिटेल तो पता ही नहीं होती। अब मास्टर जल्दी से वो सारी ही पेंटिंग को एक एक करके बराबर जब करते हैं तो तब उन्हें वहाँ पे एक छोटा सा लोटस दिखता है, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये पेंटिंग और किसी की नहीं कि हमारी हीरोइन की बहन की रहती है। अब ये सारा सब कुछ जानने के बाद सब लोग उससे बोलते हैं कि वाह तुम इतनी ज़्यादा नीचे गिर जाओगी, हमने सोचा नहीं था। मतलब आज तक इसने जितनी भी पेंटिंग्स बेची है वो दूसरों की चुराई हुई है और बस खुद का नाम क्रेडिट लेकर कर दिया है। और बेचारी वो लड़की के साथ भी उसने कितना गलत किया है। इसे तो पुलिस की सज़ा होनी चाहिए और इसका करियर भी ख़त्म हो जाना चाहिए। लिन फेई जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है कि तभी हमारी हीरोइन जो है वो एक रिकॉर्डिंग भी सुनाती है जो उसकी बहन की थी, जिसमें ये रिकॉर्डिंग बताती है कि कैसे लिन फेई ने एक उसे ऑक्शन के लिए लेके गई थी और बोला गया था उसे कि वो ऑक्शन में उसे बहुत अमीर अमीर लोग मिलेंगे जिसके साथ कनेक्शन अगर वो बना लेगी तो शायद वो आगे बढ़ सकती है। फिर हमें उसकी बहन की पेंटिंग करते हुए एक इमेज दिखाई जाती है जहाँ पर ये प्रूफ हो जाता है कि लिन फेई ने बहुत गलत किया है, जहाँ पर वो एकदम साइको की तरह रिएक्ट करने लग जाती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा करियर ख़त्म नहीं हो सकता, तुम लोग सब झूठ बोल रहे हो। सभी लोग अब लिन फेई पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और पुलिस कंप्लेंट भी हो जाती है, जहाँ पर हमारी हीरोइन कहती है कि जैसा तुमने कहा ना सब वैसा ही हुआ है। देखो तुमने मेरी बहन को बोला था ना कनेक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं बड़ी चीज़ हासिल करने के लिए, आज वही कनेक्शंस ने तुम्हें ऐसे सिचुएशन में ला खड़ा किया है जहाँ पर तुम्हारे कनेक्शन जो सो कॉल्ड कनेक्शन है वो चाह कर भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। इसके बाद तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। ये बोलते साथ ही वो वहाँ से निकल जाती है क्योंकि उसे पता है लिन फेई का पूरा करियर अब तबाह हो चुका है और उसे तो अब पुलिस स्टेशन ही जाकर अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी। अब अपने आंखों के सामने होता हुआ देखकर उसे बहुत तसल्ली मिलती है। वो घर जाने की कोशिश करती है पर हमारा हीरो आके बीच में बोलता है कि तुम्हें ये रिवेंज कैसा लगा, क्योंकि तुम्हारे वे से अगर हम गए रहते तो तुम्हें अच्छे से पता है उसे उतनी सज़ा नहीं हुई रहती, पर ये सबसे बेस्ट रिवेंज है तुम्हारा क्योंकि इसमें उसका पूरा करियर भी ख़त्म हो चुका है। तो अब बताओ कि नेक्स्ट टारगेट तुम्हारा कौन होने वाला है। अब हमारी हीरोइन कहती है कि मेरा रिवेंज यहीं पर ख़त्म होता है क्योंकि जिसने मेरी बहन को सताया था उन सबको मैंने सज़ा दिलवा दी है। अब शायद मेरी बहन की आत्मा को शांति मिलेगी। बस एक ही काम अभी बाकी है कि मुझे चीफ डायरेक्टर बनना है। वैसे तुम्हें मेरी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा दिलचस्पी क्यों ही हो रही है? क्या तुम्हें मेरी ज़िंदगी का पार्ट बनना है या तुम्हें मैं इतनी ज़्यादा पसंद आ गई मिस्टर गू कि आप मेरे बिना रह नहीं सकते? जहाँ पर हमारा हीरो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि अगर मैं कहूँ कि हाँ ये बात सच है तो क्या तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में दखलंदाजी करने दोगी? वहाँ पर अभी हमारी हीरोइन की बोलती बंद हो जाती है, जहाँ पर हमारा हीरो कहता है कि रुको मैं तुम्हें कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जिसके बाद वो ड्रॉअर में से एक जो बॉक्स है वो निकालता है और कहता है कि जो तुम्हारी बहन के साथ उस दिन हुआ था मुझे जितना भी याद है मैं वो सारी बातें तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैं वहाँ की कहानी तुम्हें सुनाना चाहता हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि क्या हुआ था मेरे साथ। जहाँ पर वो बताता है मैंने उसे बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, मुझे जो नाइटमेयर्स आते हैं अभी तक वो भी सिर्फ उसी के वजह से आते हैं क्योंकि उस वक्त मैं उसे बचा नहीं पाया था। ये उस वक्त की बात है जब हम लोग ऑक्शन में जाते थे। अब वहाँ पर मैं ऑक्शन में एक दिन ऐसे ही तुम्हारी बहन से मिला था। मुझे हमेशा की तरह लगा था वो भी बाकियों जैसी ही होगी, जस्ट वायलिन ऐसे ही बजा देगी, बस एक खूबसूरत चेहरा होगा जिसकी वजह से उसे ये चांस मिला। पर वो सबसे अलग थी। उसकी जो वायलिन की धुन थी वो मुझे बहुत ही ज़्यादा आकर्षित कर गई, जिसके बाद हमेशा से मैं उसको म्यूज़िक जो है वो सुनता था। उसकी पेंटिंग्स की तरफ तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट वो उसके चेहरे पर वो झलक थी, वो रौनक थी जो मुझे उसके पास खींच लाई थी। एक दिन हमारे इसमें ऐसे ही ऑक्शन का दिन था। मैंने मेरे सेक्रेटरी को कहा था कि आखिर ये ऑक्शन
इतने बड़े-बड़े इलाइट जो आ रहे हैं, पर असल में उनका काम क्या है? ये बात पूछने के बाद ही हम लोग वहाँ पे वो ऑक्शन में चले गए थे। उस ऑक्शन में सही बोलूँ तो वहाँ पे दाम लगाया जाता है। हर एक इंसान का वहाँ अलग-अलग दाम होता है। अब ये बात से मैं अनजान था। हमारा जो ड्रेस कोड था उसमें हम लोगों को एक मास्क भी दिया था, आई मास्क, ताकि हम किसी भी इसमें दखल-अंदाज़ी ना कर पाएँ। वहीं पे तुम्हारी बहन आई थी एज़ अ वॉयलिनिस्ट, उसने रेड कलर का कपड़ा पहन रखा था। मुझे वो कपड़ा भी बहुत अच्छे से याद है। उस दिन की हर एक डिटेल मुझे बहुत अच्छे से याद है। जिस वक़्त मैंने उसे देखा था, मैं समझ गया था कि उसके साथ क्या होने वाला है। मैं रोकने की भी कोशिश करने वाला था, पर मुझे पता था कि यहाँ पर जितने भी ज़्यादा लोग बैठे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गिरे हुए इंसान हैं और उनके सामने कुछ भी बोल पाना, कुछ भी कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। जहाँ पे तुम्हारी बहन हमेशा की तरह पियानिस्ट बजा रही थी, इस बात से अनजान कि जहाँ वो कनेक्शन बनाने आई है, वो कनेक्शन नहीं बल्कि उसी की बोली लगाने वाले हैं। जहाँ फाइनली उसका फेस रिवील किया जाता है, क्योंकि अगर बोली लगानी है तो उसका चेहरा तो दिखाना ही पड़ेगा। उसका चेहरा जैसे ही रिवील होता है, वैसे ही सब लोग बोली लगाने की शुरुआत करते हैं। हमारा हीरो उसे बचाने की कोशिश करता है कि नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, उसे मत लेके जाओ, उसने कुछ नहीं किया। बट हमारे हीरो को वहाँ से रूम से बाहर फेंक दिया जाता है और दरवाज़ा भी लॉक कर दिया जाता है। जहाँ पर हीरो बताता है कि मैंने उस दरवाजे को तोड़ने की बहुत कोशिश की, उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर मैं नाकामयाब रहा। मैं वहाँ पर चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो, मुझे उसे बचाना है। पर हमारे हीरो को बिल्कुल भी मौका नहीं मिला और जब तक वो दरवाज़ा खुल पाता, तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। ये कहानी सुनकर हमारी हीरोइन भी रोने लग जाती है कि उसकी बहन ने कितना कुछ सहा है। जहाँ पर हमारा हीरो कहता है कि मेरी सबसे बड़ी गलती तो ये थी कि मैंने वहाँ उसे अकेला छोड़ा। शायद अगर मेरे बस में रहता तो शायद मैं उसे बचा लेता, पर वो एक ऐसी जगह थी जहाँ मेरा पावर भी किसी काम का नहीं था। वहीं पर दरवाज़ा खुला और फिर जब मैं अंदर गया और मैंने उसकी हालत देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ। मैं बहुत ज़्यादा रोया उसकी हालत देखकर, क्योंकि उसे बहुत सारी चोटें आई थी और जिस हालत में वो सबसे पहले थी, उससे बहुत ही बेकार हालत में वो थी। जहाँ वो उसके पास जाने की कोशिश कर रहा था कि प्लीज़ मेरी बात सुन लो, वो सहलाने की कोशिश कर रहा था, बातों में घुमाने की कोशिश कर रहा था ताकि थोड़ा सा समय मिले। पर हमारी हीरोइन के बहन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। पीछे विंडो खुली थी, वो जस्ट पीछे ऐसे लेट गई जिसकी वजह से वो खिड़की से नीचे गिर गई और इसी हादसे की वजह से सब कहानी जो है वो पलट गई। ये पूरी कहानी हमारा हीरो जब हमारी हीरोइन को बताता है तो हीरोइन बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। वो कहती है कि उन दरिंदों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, जिसने भी मेरी बहन के साथ गलत किया उसको मैं नहीं छोड़ूंगी। जो जो नाम थे सामने उनको तो अब हटा चुकी हूँ, पर अब वो जो तुम्हारा सीक्रेट वाला जो मिशन के जितने भी लोग हैं जो वो ऑक्शन में आते हैं, अब मुझे उनसे बदला लेना है और इसमें तुम मेरी मदद करोगे। तुम मुझे बताओगे कि आखिर वो ऑक्शन में कौन कौन इंसान था जिसने ये सब किया। जहाँ पर हमारा हीरो कहता है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही, मैं तुम्हारी हर एक इसमें मदद करूँगा, पर उसके लिए मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी रहेगी। अगर एक भी तुमने गलत कदम उठाया तो तुम्हारा भी हाल कुछ वैसा ही होगा। ये बात का तुम्हें गौर फरमाना चाहिए। जहाँ पर हमारे हीरोइन को वो एक मास्क देता है और कहता है कि ये मास्क तुम पहनोगी, क्योंकि जो ऑक्शन में बिड लगाते हैं उनके मास्क अलग रहते हैं और जिस पे बोली लगाई जाती है उसके मास्क जो है वो अलग होते हैं। तो तुम्हें ये मास्क पहनना पड़ेगा और वहाँ पर ड्रेस का कोड भी है, तुम्हें वो भी फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, फाइनली वो दिन आ जाता है जहाँ पर हमारी हीरोइन वो मास्क और हीरो के साथ वो एंट्री करने वाली होती है। जहाँ हम देखते हैं हीरो का मास्क अलग होता है, हीरोइन का अलग होता है। वहीं पर बाहर में एक खड़ा होता है इंसान, वो जल्दी से इन लोगों को देखता है और उनको जल्दी से अंदर आने की परमिशन दे देता है। जहाँ परमिशन लेने के बाद ही वो लोग जल्दी से वो ऑक्शन के बिड में बैठ जाते हैं। अब ये ऑक्शन की बिड जो हो रही होती है उसमें बहुत कुछ अलग हो रहा रहता है, क्योंकि यहाँ पर किसी और की नहीं बल्कि हमारी हीरोइन की बोली लगने वाली होती है। जहाँ पर हमारी हीरोइन सबसे पहले तो पूरा सराउंडिंग चेक करती है कि अगर कुछ भी गलत हो जाए तो कोई ना कोई रास्ता यहाँ से निकलने का उसे मालूम पड़े, पर रास्ता तो उसे एक ही दिखाई देता है। जहाँ पर वो रूम में जब पहुँचती है वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है मास्क लगा के होते हैं। जहाँ पर हमारा हीरो बैठ के कहता है कि मैंने बिट के लिए किसी को लाया है, देखते हैं कि क्या ये तुम लोगों को पसंद आएगी या नहीं। जहाँ पर अब फाइनली वो होस्ट आकर कहता है कि चलो अब सब लोग आ ही गए हैं तो ऑक्शन की जो तैयारी है, ऑक्शन जो है वो स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर वो तीनों इंसानों की नज़र जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिड पर होती है। जहाँ पर एक एक करके
वहाँ पे लड़कियों को लाया जाता है और फर्स्ट लाई हुई लड़की बैलरीना डांसर रहती है, जहाँ पर वो अपना डांस से सबको मोहित करती है। उसका डांस स्किल देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, पर उससे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव उसका फेस होता है और उसे कहा जाता है कि अपना मास्क निकालो। फिर उसके बाद उसके बैलरीना परफॉर्मेंस के बाद ही यहाँ उस लड़की की बोली जो है वो शुरुआत हो जाती है। लोग कहते हैं कि कोई 10 मिलियन देगा, कोई 20 मिलियन देगा। ऐसे करते करते ही रेट जो है बिड के वो बढ़ते जाते हैं, जहाँ पर हमारी हीरोइन ये सब देखकर अपने हीरो की तरफ इशारा करके कहती है कि क्या हमें इसे रोकना नहीं चाहिए। जहाँ पर हमारा हीरो भी बेबस होता है, वो बिल्कुल भी कुछ नहीं करता। वो सोचता है, उसे करने देता है कि नहीं, अभी नहीं, ये सही मौका बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर बीड फाइनल हो जाती है कि 50 मिलियन के लिए हम ये बीट को फाइनल कर रहे हैं, जहाँ पर सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि फाइनली उन्हें जो चाहिए था वो मिल गया है करके। जहाँ बैलरीना डांसर जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है और उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है इस बात से कि किसी ने उसे खरीद लिया है। जहाँ पर वो इंसान जल्दी से उस बैलरीना डांसर के पास जाने की कोशिश करता है, उसे हाथ लगाने की कोशिश करता है, पर हमारी बैलरीना डांसर जो है वो बहुत ज़्यादा सहमी और डरी होती है। वो उसके आसपास भी नहीं रहना चाहती। जहाँ पर वो इंसान जानबूझकर अब उसका ओनर बन चुका है तो उसके साथ ट्रिक्स खेलने की कोशिश करता है। फाइनली हमारा हीरो जो है वो आगे बढ़ के अपना जो बेट लाया होता है उसे वो इन्फॉर्म करके वहाँ पर स्टेज पर भेज देता है, जहाँ पर सभी लोग अब उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि एक नया शिकार आया है। जिसके बाद वो लोग उसे स्कैन करते हैं। हमारा हीरो कहता है कि इसकी बिड जो है वो शुरुआत ही होगी 10 मिलियन से। अगर आपको जमता है ये प्राइस तो आप बिड लगा सकते हो, पर मैं एक बात बता दूँ, ये जो है वो आपके बहुत काम आने वाली है। जहाँ वो 2-3 बातें ऐसे करता है जहाँ पर वो लोग फाइनली फिसल जाए और ऑक्शन में बिड लगाने के लिए तैयार हो जाए। एक्चुअल में ये इन लोगों का प्लान रहता है कि कैसे भी करके मीडिया के थ्रू इन लोगों को सबको एक्सपोज करने का, और उसके चलते ही उसने हमारी हीरोइन को एज अ बेट की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो सबके सामने सच बता सके। जहाँ पर हमारा हीरो कहता है कि अगर तुम लोगों को अभी भी कोई डाउट है तो तुम लोग खुद आके चेक कर सकते हो। जहाँ पर अब कुछ कुछ लोगों को तो डाउट हो जाता है कि आखिर ये करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, जहाँ पर हमारा हीरो बिल्कुल भी उन्हें सोचने का मौका नहीं देता। एक एक के पास जाकर वो एक एक राज जो है उसका वो उसके कान में बोलता है। जैसे किसी का कहता है कि अगर ये बात तुम्हारी बीवी को पता चला कि तुम यहाँ पे ऑक्शन में ये सब काम कर रहे हो और वो भी किसी और लड़की के साथ तुम लोग ये सब कर रहे हो, तो क्या लगता है तुम्हारी फैमिली जो है वो बच पाएगी, क्या तुम्हारी फैमिली टूट जाएगी। एक एक करके वो सबकी वीकनेसेस जो रहती है उस पर पॉइंट आउट करता है और कहता है कि अगर तुम लोगों का ये बिजनेस बाहर चला गया तो तुम्हारी कंपनी की रेपुटेशन, तुम्हारी रेपुटेशन कोई भी बचा नहीं सकता। इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि जो जो मैं बोलता हूँ वो तुम करो। यहाँ पर ऐसे वो धमकी दे देता है उन्हें कि जैसे सबके काले चिट्ठे एक फाइल में ही है। अब वो फाइल में सब जल्दी से खोल कर देखते हैं कि वहाँ पर उस फाइल में तो सबके काला धन कहाँ से आता है, क्या आता है, वो सब का मेंशन भी रहता है। जहाँ जिसे देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन तुमने दी होगी, क्योंकि तुम्हारे अलावा ये इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं पता है। वहाँ पर थोड़ी सी बहस भी हो जाती है उनकी कि वो एक दूसरे को पॉइंट करने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं से बॉडीगार्ड्स आकर फिर उन लोगों की हाथापाई हो जाती है, जहाँ पर हमारा हीरो मेन कॉज होता है। वहाँ पर अब मीडिया के आने से पहले इन लोगों को कैसे भी इसी रूम में बंद रखने की बारी होती है, जहाँ पर गन फायरिंग वगैरह भी हो जाती है और सब लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। सब लोग खुद की जान बचाते हैं, पर वहाँ पर हमारा हीरो जो है वो फंस जाता है क्योंकि एक ने उसकी तरफ बंदूक ताल दी रहती है, जिसे देखकर वो हैंड्सअप कर लेता है। पर वहाँ पर ही एक दूसरे इसने उस पर फायर कर लिया, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। अब ये सब जब हो रहा होता है तो ये सब का सब हमारे हीरो और हीरोइन की नज़रों के सामने होता है। फाइनली इनका जो रिवेंज है वो कंप्लीट हो जाता है और उसकी बहन को जैसा उसने कहा था जस्टिस दिलाएगी वैसा ही हो जाता है। अब न्यूज़ में हेडलाइंस आ जाती है कि मल्टी बिलियनियर जो हमारे सीईओज हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। अब इन लोगों के जो बिजनेस है वो भी ठप पड़ गए हैं। जहाँ पर ये न्यूज़ अनाउंसमेंट होते साथ ही सब लोगों की फ़ोटो दिखाई जाती है कि कैसे ये सारे ही सीईओज हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के। अब ये न्यूज़ फ़ोन में हमारी हीरोइन देख रही होती है। अब हमारी हीरोइन के पास कोई मकसद नहीं रहता। उसका अभी तक जीने का मकसद सिर्फ एक ही था कि वो अपने बहन के
जो भी जिन्होंने भी उसके साथ गलत किया उसको सज़ा सुनाएगी, उसको सज़ा दिलाएगी। अब इसके अलावा उसके बहन के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं रहता है, जहाँ पर वो सिर्फ एक कोने में बैठी रहती है कि ना उसको म्यूज़िक का शौक़ है अब, ना किसी और चीज़ का। अब वो खुद से ही सवाल करने लग जाती है कि अब तो मेरी बहन को मैंने जस्टिस दिला दिया, पर अब आखिर मैं करूँ क्या। वहीं पर हमारा हीरो अपना जैकेट वहाँ रख देता है और कहता है कि तुम्हें ठंड लग रही होगी, तुम क्या सोच रही हो। तो हमारी हीरोइन कहती है कि कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ कि अभी तक तो मुझे सिर्फ मेरी बहन के जस्टिस ने ज़िंदा रखा था, पर इसके बाद क्या, अब तो मेरे पास जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा। जहाँ पर हीरो उसे गले लगाकर कहता है कि मैं मकसद वो बनना चाहूँगा, अब से तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ऐसा वो बात उससे कहता है और दोनों का रिलेशनशिप भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। वो कहती है कि अब तो मेरी बहन बहुत खुश होगी ना कि मैंने उन सब को सज़ा दे दी जिसने मेरी बहन की ज़िंदगी नरक बना के रखी थी। अब तो मेरी बहन को आराम से शांति मिल जाएगी, है ना। जहाँ पर हमारे हीरो कहता है कि तुमने जो भी किया उससे तुम्हारी बहन बहुत ज़्यादा प्राउड कर रही होगी तुम पर। वहाँ पर अभी कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि एक वीडियो जो उसकी बहन ने उसके लिए लास्ट वीडियो बनाया था वो दिखाया जाता है, जहाँ वो कहती है कि देखो मुझे पता है तुम ये जब भी देख रहे होगे शायद मैं नहीं रहूँगी, क्या पता, तो इसलिए मैं ये वीडियो पहले से ही बना रही हूँ। ये वीडियो उसने हमारे हीरो के लिए बनाया था, ये बोलते साथ कि मैं हमेशा तो तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, हो सकता है मेरे जाने के बाद तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार मिले, तुम्हें एक ऐसी लड़की मिले जो तुम्हारा ध्यान रख सके, क्योंकि वो लड़की मैं तो नहीं बन पाऊँगी। तुम बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो, तुम वहाँ पे तब तक रुके जब तक मेरा म्यूज़िक ख़त्म ना हो जाए। तुम वो पहला ऑडियंस थे मेरे जो हमेशा सिर्फ म्यूज़िक के लिए ठहरता था, बाकी चीज़ों के लिए नहीं। अगर मेरे जाने के बाद मैं कुछ चाहूँगी तो मेरी आखिरी इच्छा यही होगी कि तुम किसी एक ऐसी लड़की को, एक ऐसा साथी मिले तुम्हें, एक ऐसे लड़की को जगह दो अपने दिल में जो तुम्हारा ख्याल रख सके और जो तुम्हारे ज़िंदगी भर साथ दे सके। मैं अगर कभी मेरी बहन तुम्हें मिले तो मैं मेरी बहन से भी कहना चाहूँगी कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और हाँ ये सब जो भी मैं कर रही हूँ ना वो उसके लिए भी कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं फेमस हो जाती हूँ, अगर मेरा अर्निंग अच्छा होगा तो मैं मेरी बहन को एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला पाऊँगी। तो मेरी बहन सिर्फ 19 साल की है तो मैं उसका फ्यूचर भी अभी से ही सोच के रखूँगी। यहीं पर वो वीडियो एंड हो जाता है, जहाँ पर हमारी हीरोइन उसी वायलिन को देखती रहती है जो उसकी कभी दीदी का हुआ करता था। वो सोचती है कि अभी ये सब ख़त्म हो गया है तो मुझे मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर लेनी चाहिए। वो अब सोचती है कि नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए आखिर उसे क्या चाहिए। वहीं पर हमारा हीरो आकर दूध का ग्लास रख देता है और उसकी बहुत केयर करता है, जहाँ हमारी हीरोइन कहती है कि तुम्हें अब मेरे लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब जो तुम कर रहे हो, मेरा ध्यान रख रहे हो, मेरा ख्याल कर रहे हो, ये सब तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर हमारा हीरो कहता है कि क्यों नहीं करने की ज़रूरत है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। जहाँ पर हमारी हीरोइन कहती है कि ठीक है। हीरो कहता है कि मैं बहुत जल्दी इसीलिए आया था क्योंकि मुझे म्यूज़िक सुनना था, तो क्या तुम मेरे लिए म्यूज़िक प्ले कर सकती हो। जहाँ हमारी हीरोइन बिना किसी झिझक के कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये धुन जो है वो प्ले करती हूँ। जहाँ पर वो अब प्ले करने लग जाती है और हमारा हीरो आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि ये धुन इतनी ज़्यादा मधुर रहती है कि सब मोहक हो जाते हैं। जहाँ पर हमारा हीरो भी एक ही प्रे करता है कि कैसे भी करके ये लड़की जो है उसकी ज़िंदगी से ना जाए, बल्कि एज अ लाइफ पार्टनर वो उसे देखना चाहता है। कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन एक आर्टिस्ट के पास जाती है और वो आर्टिस्ट फॉर्च्यून टेलर रहती है। वो बताती है कि तुम्हारा जो पति होगा या तुम्हारा जो पार्टनर होगा वो बहुत ज़्यादा खुशनसीब होगा और वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। जहाँ पर वो पेंटिंग भी करते करते उसे बताती है कि वो कितनी ज़्यादा लकी है। वहीं पर हमारे हीरो की एंट्री हो जाती है और हमारा हीरो वहाँ पर ही उसे देखकर खुश होता है कि फाइनली उसने सब लेट गो कर दिया है। हाँ, वो उसे कॉल करके कहता है कि ज़रा पीछे तो देखो, मैं यहीं पर हूँ, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। जहाँ इसके बाद दोनों ही अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और उनकी ज़िंदगी जो है वो लोग नई शुरुआत कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कैसा लगा मुझे कहानी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। ये एक रिवेंज स्टोरी थी। इसमें लव स्टोरी का एंगल कम बट रिवेंज का एंगल ज़्यादा दिखाया गया है कि कैसे एक लड़की रिवेंज के चलते ऐसे लड़के से मिली जिसने उसकी ज़िंदगी जो है वो ख़राब होने से बचा ली। यदि आप एंड तक देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट करना भूलना मत, और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करना भूलना मत। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।